हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि हमने अभी यूनिट 7 स्टार्ट की है, जिसकी ऑलमोस्ट हमने 3 क्लासेस को कवर कर लिया है एंड दिस इज़ द 4th क्लास ऑफ दैट यूनिट। ओके, तो इसमें हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ने वाले हैं और आई होप आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो मैंने दीनदयाल उपाध्याय पे जो लास्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे बनाई थी वो आपने कवर कर लिया है। हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से इंडियन पॉलिटिकल थॉट पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड मेक श्योर कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, रिवीजन कर लें और उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं बाद में कराऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसमें प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे। अप्रोचेस और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जितना भी था वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट ऑर्गन है वो है प्रेसिडेंट, देन द वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन 4th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, अगर एक नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर में बात करूं तो उसमें सीक्वेंस लगाने को आया था कि कौन सबसे पहले या फिर हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर किसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आया था। तो जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सबकी लिस्ट दी हुई थी। देन मेक श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप एक आइडल फॉर्म में लें। ठीक है, इस कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी एनटीए पूछ लेता है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 टू 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये भी पता होना चाहिए, आर्टिकल 52 टू 78 जो है हमारा भारतीय संविधान में, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। उसके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। और जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है हमारे भारत का, वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है जिसको हम हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु इज़ कंसिडर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट हमेशा राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, इंडिया को वर्ल्ड फोरम में अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो राष्ट्रपति करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होते हैं वो इंडियन यूनियन में किसके नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, उनकी मोहर लगती है या फिर उनकी सहमति का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। देन आर्टिकल 52 इज टॉकिंग अबाउट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें हम ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। एंड आर्टिकल 2 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एंड इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन। और ये एक इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को, यूनियन एग्जीक्यूटिव पर एक अथॉरिटी को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। एंड द इलेक्शन, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से जो मेंबर्स हैं या फिर कौन कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हम आर्टिकल 54 में पढ़ते हैं। एंड इट इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, देखो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है यानी इलेक्ट किया जाता है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एज वेल, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे मेंबर्स होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, चाहे वो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ रिमेंबर रखने की है वो ये है कि जो जितने भी नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड का मतलब होता है जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ये नॉमिनेशन से आते हैं, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक नया राष्ट्रपति चुना जा रहा है तो जो पिछला जो राष्ट्रपति जिन लोगों को नॉमिनेट करके है उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि रामनाथ कोविंद ने किसी को भी नॉमिनेट किया है। ठीक है, वो अभी क्या रह रहे हैं, राज्यसभा में वो लोग बैठे हैं। देन उनका सडन क्या होता है, रामनाथ कोविंद का टेन्योर खत्म हो जाता है, वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहते हैं। देन द्रौपदी मुर्मू आ जाती हैं। लेकिन जो लोग पहले से वहाँ पर जो नॉमिनेटेड हो गए हैं तो वो तो अभी भी राज्यसभा में बैठेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि उनके साथ साथ वो सारे लोग भी क्या हो जाएंगे, उनका जो टर्म होगा या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है जब तक वो उस ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो उस
उस टाइम पीरियड में जितने भी नॉमिनेटेड लोग वहाँ बैठे होते हैं असेंबली में, या फिर नॉमिनेटेड लोग चाहे लोकसभा में बैठे हों, चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में हों, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हों, तो वो लोग कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन को भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है वो हमें आर्टिकल 58 में देखने को मिलती है। तो क्वालिफिकेशन में क्या है, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक भी होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल को अमेरिका से कोई आ जाए और आके भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले ले और वो राष्ट्रपति बन जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला कोई इंडियन ही होना चाहिए, ठीक है। एंड एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, और कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए, ठीक है। एंड द क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ लोकसभा मेंबर, और उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा मेंबर के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है। लोकसभा मेंबर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुने जा हो सकते हो, ठीक है। और आप 25 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए इलेक्शन के लिए, यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एंड ही डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी ऐसे पद पर ना हो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब नहीं कर रहा हो, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहा हो, ठीक है। तो इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। कंडीशंस को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होती हैं ऑफिस ऑफिस की, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ और स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, ना तो वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। एंड इफ़ इलेक्टेड सीट वैकेट्स ऑटोमेटिकली, अगर वो इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वैकेट हो जाती है, खाली हो जाती है, ठीक है। एंड एंटाइटल टू ऑफिस रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन, और जैसे ही भाई उसका इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति भवन में भाई मौज मौज काटते हैं, अगले 5 साल तक बढ़िया तरीके से रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन का विजिट भी मतलब ओपन रहता है, जैसे स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो ओपन उसको मतलब विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं आराम से। तो मेरा भी है एक कि मैं कभी ना कभी तो राष्ट्रपति भवन घूमने जाऊंगी जल्दी। एंड ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस, और देखो उसको सैलरी भी मिलती है और सारी अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस में ये गाड़ी वाड़ी का खर्चा, तेल का, ये मोबाइल वोबाइल का खर्चा, सब कुछ मिलता है। देखो इतने सारे प्रिविलेजेस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के, मतलब कमाल की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ओथ ऑफ ऑफिस को डिस्कस करेंगे। अंडर आर्टिकल 60 आता है, एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्चुअली। तो देखो, जैसे कि नॉमिनेशन हो गया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसके बाद एक शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। तो जो शपथ होती है वो किसके सामने ली जाती है, तो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सुपर मोस्ट जज, सुपर सीनियर जज होंगे, उनको तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो उन्हीं के सामने इनकी क्या होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक है। सब लोग देखते हैं टीवी पे, तो वो उन्हीं के सामने लेते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ CJI द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर्स, अगर बाई चांस बाय एनी हाउ जो CJI हैं वहाँ के वो अवेलेबल नहीं है, मान लो आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन हमें फिर भी क्या करना है, हमें प्रेसिडेंट की जो ओथ सेरेमनी रखी है हमें उसको कंप्लीट करना है। तो क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने होता है। अब मे बी इनके लायक दोनों ही गायब हैं, तो उसके बाद वो होंगे, ठीक है। मतलब एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है कि ये जज पहले सुपर सीनियर हैं, देन ये सीनियर मोस्ट हैं, देन ये उससे नीचे हैं। तो वो एक पूरी एक हायरार्की सी रैंक सी बनी होती है। तो वो अगर ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही सारे लोग गायब हो जाएंगे, कोई ना कोई तो होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके ही सामने क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी ओथ सेरेमनी को फुलफिल करते हैं या फिर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एंड रिमूवल अंडर आर्टिकल 56 एंड 61। देखो, इनको कोई ऐसा तो है नहीं कि इंडियन यूनियन एक मोनार्किकल सिस्टम में चल रहा हो। देखो, एक पर्टिकुलर पोस्ट का एक फिक्स टाइम पीरियड है, ठीक है। खास करके जो हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चाहे प्रेसिडेंट हो गए, चाहे कोई भी हो गया, ठीक है, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो हम गाँव का प्रधान चुनते हैं उसके भी रिमूवल का क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है, ठीक है। 5 ईयर 6 ईयर जो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम हर चीज़ में क्या चाहते हैं, हम हर चीज़ में बदलाव चाहते हैं।
और अगर एक ही पर्सन बहुत टाइम तक अगर उस सीट पे रहेगा तो मे बी इट टर्न आउट टू बी अ डिक्टेटरशिप सिस्टम, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप हो सकती है या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए, बचने के लिए जनता से टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, उसकी अप्रूवल होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, क्या हम इसी सरकार को लंबे पीरियड तक बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, टाइमली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर लोग हैं, जो पीपल हैं ऑफ इंडिया हैं, उनको अगर सरकार पे विश्वास है, सरकार पसंद आ रही है, देन वो दोबारा इलेक्ट करते हैं। और अगर नहीं आ रही तो भाई अपोजिशन खड़ा हुआ है, उसको इलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है प्रेसिडेंट का, वो 5 साल के लिए होता है एंड कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 साल का जो टाइम पीरियड है इनको पूरा ही पूरा करना है। अगर इन बिटवीन इन्हें लगा कि नहीं भाई नहीं जम रहा है, नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं और ये मस्त ऐसा रिजाइन दे देते हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ही कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक और प्रोविजन दिया गया है भारत के संविधान में, अगर इन्होंने भारत के संविधान का वायलेशन किया तो इनको इम्पीचमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। देखो, इम्पीचमेंट को बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रेसिडेंट पे एक आरोप लगता है कि आपने संविधान का दुरुपयोग किया है और संविधान के हिसाब से नहीं चले हो या फिर कुछ भी उसने उल्टा सीधा काम किया है, तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या करते हैं, एक इम्पीचमेंट मोशन लाती है जिसके थ्रू उस प्रेसिडेंट को सीट से हटा दिया गया है, ठीक है। भारत में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, कोई भी जज अभी तक भारत में इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। किसी का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है क्योंकि आप देख रहे हो ये सब क्या है, प्रेसिडेंट क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है, उसके पास रियल पावर्स होती ही नहीं है। अगर रियल पावर होती तो पता नहीं कितने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया होता है, ठीक है। एंड द प्रोसेस इनिशिएटेड इन आइदर हाउस, और जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में इनिशिएटेड हो सकती है, ठीक है। वेदर इट इज़ लोकसभा और इट इज़ राज्यसभा। राज्यसभा के लोग भी राज्यसभा के लोगों ने एलिगेशन लगा दिया कि भाई ये वाले प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये काम किया है और हम इनको नहीं रख सकते, ठीक है, इंडिया में। तो फिर वो भी इनिशिएट कर सकते हैं ये प्रोसेस इम्पीचमेंट की, और अगर लोकसभा वाले लोगों ने पकड़ लिया पहले ही, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम पावर्स को डिस्कस कर लेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन कौन से शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी पावर्स होती हैं, ठीक है। देन उनके पास सबसे पहले उनके पावर्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड द फाइनेंशियल पावर एंड द लास्ट इज जुडिशियल पावर, ठीक है। तो देखो इनकी एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती है, तो ये अपॉइंट करते हैं भाई, मतलब ठीक है, अपनी डिस्क्रिशन से अपॉइंट नहीं करते हैं, इतना सबको पता है, ठीक है। नॉमिनल हेड है भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी मन मर्जी से। ये काम करेंगे किसके एडवाइस पर, ये काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, ठीक है। क्योंकि भाई एक इंसान अगर कोई नीति बनाएगा और कोई बहुत सारे लोग मिलके बनाएंगे कोई एक पॉलिसी, तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना उसमें, ठीक है। तो देखो अभी भी मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है, तो देखो ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं भाई। देखो मैं बता दूं, 1 मिनट रुको, पहले मैं खांसी लेती हूँ ढंग से। तो क्या करते हैं ये करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जितने भी गवर्नर्स होते हैं स्टेट के उनको अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CJI एंड SC और HC जजेस, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। UPSC के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आगे चल के ना हम जो शपथ लेते हैं ना, जो दिखाए जाते हैं क्लिप्स कभी वायरल हो जाते हैं ऐसे UPSC कैंडिडेट्स के, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट के सामने ही अपनी ओथ सेरेमनी को करते हैं, ठीक है। एंड AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनको भी ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड ही एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी, और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में आप कोई स्टेट लेजिस्लेचर तो देख नहीं रहे हो, ठीक है। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको डायरेक्टली कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्योंकि देखो जो यूनियन टेरिटरीज वो थोड़ी फ्रेजाइल यूनिट बोल सकते हैं भारत में, हम उनको एकदम से नहीं छोड़ सकते, हम उन पर एकदम से या तो बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनियन टेरिटरीज हैं, या फिर वो कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी हम तब घोषित करते हैं जब देखो अंडमान निकोबार की सिचुएशन देखो और आप उत्तर प्रदेश की सिचुएशन देखो कितनी डिफरेंट है, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली देखो, ये सब यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे डायरेक्ट राष्ट्रपति का क्या लगेगा, शासन लगेगा, ठीक है।
हम इनको इंडिपेंडेंट अभी घोषित नहीं कर सकते। तो देखो इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स आपने देख ली क्या क्या होती हैं, किस किस को अपॉइंट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा इनका हम लेजिस्लेटिव अगर पावर्स की बात करें तो ये देखो सम्मन करते हैं और प्रोरोग करते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। जैसे कि हमने न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट बनी है, ठीक है, अभी फ्रेश इलेक्शन हुए हैं बिहार में, तो चलो बिहार को हम मान लेते हैं, लोकसभा मान लेते हैं। तो क्या होगा वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, मान लेते हैं, वहाँ का बात नहीं कर रही हूँ मैंने अभी फिलहाल के लिए वो बिहार जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको मैंने लोकसभा बोल दिया है ऐसे ही। तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो सम्मन करेगा, ठीक है, एक सम्मन का मतलब बुलावा भेजना किसी को, ठीक है। तो वो फर्स्ट जो वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री सेशन होता है उसको क्या करते हैं, सम्मन करते हैं, फिर प्रोरोग भी करते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। एंड ही डिजॉल्व लोकसभा, और देखो इनके पास ये पावर है कि लोकसभा को डिजॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके पास ये पावर है। एंड असेंट टू द बिल, और ये देखो कोई भी जो बिल पास होता है चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से, वो बिल एक्ट कब बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, और साइन को असेंट कहते हैं, ठीक है। सो ही गिव हिज असेंट टू अ बिल टू बिकेम एन एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और देखो ये इशू करते हैं क्या, ऑर्डिनेंस को, तो आपको देखो इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ है आपको। तो इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को, ये किस आर्टिकल में आता है, अंडर आर्टिकल 1, 2, 3, ओके, इजी है याद रखने के लिए, तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना। थर्ड इनकी इंपॉर्टेंट पावर होती है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में कहते हैं नो मनी बिल इंट्रोड्यूस विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। देखो जितने भी मनी बिल होते हैं ना वो तभी पास होते हैं या फिर तभी इंट्रोड्यूस होते हैं जब उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होती है। अब ये रिकमेंडेशन का मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट सो रहे हैं उठ के आ गए और कह दिया कि आज मनी बिल पास होगा, नहीं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो रियल में पूरे सरकार को चला रही होती है, पूरे देश को चला रही होती है, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि तुम्हें अब मनी बिल को इंट्रोड्यूस हम करने जा रहे हैं तो आप अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए। तो प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन देते हैं और फिर मनी बिल क्या होता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मनी बिल, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए। जो मनी बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में से किस में पहले पास होता है, ठीक है, ये वाला आंसर देना है आपको, थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुछ सस्पेंस भी छोड़ना चाहिए, ठीक है। एंड ही कॉजेज द बजट टू बी लेट बिफोर पार्लियामेंट, और जो बजट पास होता है, ठीक है, तो ये बजट को कौन पास कराता है, फिर जो बजट होता है वो पार्लियामेंट के आगे कौन इसको रिकमेंडेशन करता है, तो वो भी कौन रखते हैं, प्रेसिडेंट ही रखते हैं, ठीक है। जुडिशियल अगर मैं पावर की बात करूं देन ही ग्रांट पार्डन रिप्राइव रेस्पाइट रिमिशन एंड कम्यूटेशन। तो देखो ये जुडिशियल पावर है जो क्या कर सकते हैं, देखो किसी की सज़ा को कम करा सकते हैं प्रेसिडेंट, किसी को अगर मृत्यु दंड दिया गया तो प्रेसिडेंट उसको रोक सकते हैं, किसी को हार्श पनिशमेंट दिया गया तो उसको लेसर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स किसके हाथ में है, ये हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है। तो देखो जो पार्डनिंग पावर है इसका आर्टिकल भी याद रहना चाहिए। जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो अंडर आर्टिकल 72 आते हैं, जिसमें कौन कौन सी पावर आती हैं, जिसमें पार्डन होता है, रिप्राइव होता है, रिस्पाइट होता है, रिमिशन होता है, कम्यूटेशन होता है। तो ये आपको सारी चीज़ें रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो जजेस होते हैं, सीजेआई होते हैं, या फिर बहुत सारी जो कोर्ट होती हैं नीचे हायरार्की में, वो किसी को ना मृत्यु दंड दे देते हैं। फिर अपर जो कोर्ट्स होती है वहाँ पे भी उसको मृत्यु दंड मिल गया है, ठीक है, मतलब हर कहीं मिल गया। तो एक लास्ट होप जो पर्सन के पास होती है ना, वो ना प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि नहीं भाई हम अप्रूव कर रहे हैं, इसको तो मार ही डालो, मतलब इसको हैंग अंटिल डेथ जो पनिशमेंट होती है तो वो देनी ही देनी है भाई। उसके बाद कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, एक लास्ट चांस अगर तुमने वहाँ से गवा दिया देन तुम्हें तो मरना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी कभी कभी ये राष्ट्रपति पार्डन भी कर देते हैं, मतलब क्षमा याचना जो होती है वो उसको क्षमा कर देते हैं किसी भी कैदी को। और जैसे कि कभी किसी की जो पनिशमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है तो उसको लेसर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मान लो कोई लेडी है, उसने क्राइम कर दिया बट वो प्रेग्नेंट है और उसको बहुत हार्श पनिशमेंट मिली, काले पानी की सज़ा मिल गई है, सेलुलर जेल जाने की सज़ा मिल गई है। तो प्रेसिडेंट के पास अगर उसने अपनी पिटीशन फाइल की है, प्रेसिडेंट के पास जाके गुहार लगाई है अपने लॉयर्स के थ्रू, तो मे बी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब उस पर जो फिजिकल लेबर लेने की बात कहेगी उसको हटा सकते हैं ताकि उसका क्या हो, वो मस्त जेल काटे लेकिन फिजिकल लेबर नहीं करेगी, क्यों, बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। तो इस तरीके का हमें कई सारी चीज़ें हमें इतिहास में देखने को मिली हैं जिसमें प्रेसिडेंट ने क्या है कि कई कैदियों की सज़ा को माफ़ किया है, ठीक है। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिज इमरजेंसी पावर्स। तो इसकी इमरजेंसी इनकी इसकी कह रही हूँ मैं,
तो जो प्रेसिडेंट हैं उनकी हम इमरजेंसी पावर्स को भी डिस्कस करेंगे। देखो ये नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो ये तीनों इमरजेंसी याद रखनी है, ठीक है, और इनके आर्टिकल भी याद रखने हैं। मैं बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, और भाई मस्त है, याद रख लो वरना निकल नहीं पाएगा एग्जाम, बता दे रही हूँ। एंड द प्रेसिडेंट बिकेम द सेंट्रल अथॉरिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो जब इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पे हो सकती है, एक तो नेशनल इमरजेंसी हो सकती है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है कि मान लो बाहर से एक्सटर्नल कोई हम पे इन्वेजन हो गया, ठीक है, किसी बाहर वाले देश ने हम पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, हम सारे वही डरे हुए हैं, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, या फिर जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, सॉरी नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, वो हो जाता है। क्योंकि उस टाइम ना क्या होता है कि हमें सिर्फ ना यूनियन की बात माननी होती है, और जो स्टेट होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं उस टाइम, मतलब पावर्स में कमज़ोर हो जाता है। अभी तो भाई सबके पास अपनी अपनी पावर है, सब अपने अपने डिस्क्रिप्शन से काम कर रहे हैं, स्टेट के पास अलग पावर है, यूनियन के पास अलग पावर है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम क्या होता है कि सारी की सारी पावर यूनियन के पास चली जाती है, और जैसा प्रेसिडेंट कहते हैं वैसा ही पूरा भारत करता है, ठीक है। क्योंकि एक कियोस्क सा मच गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, और प्रेसिडेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो कुछ और करे। तो ये सब इन सब को हटाने के लिए, या फिर ये सब तामझाम ना हो, लोगों में इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, तो इसलिए क्या करती है यूनियन ऑल पावरफुल हो जाती है इस टाइम में, ठीक है। और कभी कभी किसी किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल भी लग जाता है, ठीक है, वहाँ पे मान लो सरकार फेल हो गई है एकदम से, ठीक है, कोई सरकार ने मान लो, मैं मान लेती हूँ यूपी में, ठीक है, यूपी में सरकार ने कोई ऐसा एक्ट या फिर कोई ऐसा बिल ला दिया जिसमें यूपी की 90% आबादी एकदम बौखला गई है, ठीक है, और भाई उसने क्या कर दिया, बस हर जगह मार धाड़ ये सब कर दिया। तो क्या होगा, यूनियन जो यूनियन है हमारी, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, वो क्या कहेगी, उस राज्य में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लगा देगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो योगी की सरकार है मान लेते हैं अभी, ठीक है, तो वो कॉपरेट करेगी यूनियन गवर्नमेंट के साथ में, और उस राज्य को मिलकर क्या करेंगे ये लोग, संचालित करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें और ना बिगड़ें और ख़राब ना हो, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, तो ये तीनों इमरजेंसी आपको याद रखनी है विद देयर आर्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि पूछ ले जाएंगे एग्जाम में भाई, फिर अगर पूछ ले जाएंगे और नहीं पता होंगे तो बस टैं हो जाएगी तुम्हारी, और कुछ नहीं है। तो और देखो जो राष्ट्रपति होता है वो ना सेंट्रल अथॉरिटी होता है इमरजेंसी में, राष्ट्रपति के नाम पे ही जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो काम करेंगे, लेकिन ये किसके मुंह की वाड़ी निकली, राष्ट्रपति की। और इमरजेंसी के टाइम पे तो भाई पूरा भारत एक हो जाता है, ठीक है। देन इसमें हम जो नेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो हमेशा किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं, जिनको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है, पीएम हेड करते हैं। देखो जो ये लोग मिलके फैसला लेंगे ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी। अगर आपने कभी देखा, हम जब पॉलिटिकल डिबेट में होते हैं या फिर कहीं भी छोटी मोटी जगह डिबेट हो रही होती है, तो हम कभी भी प्रेसिडेंट को नहीं घसीटते हैं बीच में, क्योंकि सबको पता है प्रेसिडेंट वही करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें कहने को कहती है, ठीक है, क्योंकि ही इज़ द सोल पर्सन। अब देखो प्रेसिडेंट को किसने चुना है भाई, प्रेसिडेंट को एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुना गया है, जो कि लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ने चुना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसने चुना है, जनता ने चुना है। तो जब जनता से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे जब पार्लियामेंट में, तो उनकी ही बात सुनी जानी चाहिए, कि एक ऐसे इंसान की बात सुनी चाहिए जिसको हमने चुना ही नहीं है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है ये, ठीक है। तो हम जब किसी इलेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम नहीं करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर उसको चूज़ करते हैं अपने ही मेंबर्स में से। तो हमारी एक फेथ होती है, हमारा एक एस्पिरेशन होता है उन सारे मिनिस्टर से और वो सारे प्राइम मिनिस्टर से, कि हमारे लिए काम करेंगे, और हमारा ऐसा ऐसा हम हित चाहते हैं सरकार में रह के या फिर हम भारत के लिए, तो वो काम करेंगे। तो जो एस्पिरेशंस हमने उन लोगों को दी हैं, चाहे मिनिस्टर्स को हो गया, चाहे प्राइम मिनिस्टर को हो गया, तो वो लोग उसी तर्ज पे काम करेंगे, ठीक है। और लेकिन जो मोहर होती है एक तरीके से नॉमिनल, जो ठप्पा होता है वो किसका लगता है, वो लगता है भाई प्रेसिडेंट का, ठीक है।
एंड द आर्टिकल 74 एडवाइजेस इज बाइंडिंग आफ्टर 44th अमेंडमेंट। देखो जब 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसमें आर्टिकल 74 में ये कहा गया था कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे, ठीक है, वो बाइंडिंग होगी, ठीक है, मतलब वो माननी ही माननी पड़ेगी। प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं कर सकते या फिर प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं चला सकते। एक बार कह दिया कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए तो उसके बाद प्रेसिडेंट नहीं, अपना कोई उनका व्यू नहीं रहेगा, वो उन पे एडवाइस बाइंडिंग है और उनको भाई मानना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इनकी वीटो पावर्स को डिस्कस कर लेंगे कि वीटो पावर क्या है प्रेसिडेंट की। तो देखो इनकी 3 वीटो पावर है, एब्सोलूट वीटो, सस्पेंशन वीटो एंड द पॉकेट वीटो। अब देखो वीटो पावर्स का मतलब क्या होता है। वीटो पावर्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जब कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, वो एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट की एक सेंट मिल जाती है उन्हें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे मान लो कोई एक ऐसी सरकार है जो आर्बिट्री बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर रही है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उन पर अपनी जो राय है वो नहीं दे सकता है एक तरीके से। तो वो इन सारी पावर्स का यूज़ करता है एब्सोलूट वीटो का, जिसमें वो अपनी राय देने और ना देने का पूरा हक रखता है, ठीक है। सस्पेंशन वीटो का होता है वो पीरियड को एक्सटेंड कर दे या फिर उसको सस्पेंड कर दे, ठीक है। और पॉकेट वीटो का मतलब होता है ना वो हाँ कहता है उस बिल पे, ना ही वो ना कहता है, साइलेंटली अपनी पॉकेट में रख लेता है, ठीक है, एक तरीके से, और उसको बहुत लार्ज पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए एकदम लटका लटका देता है कि भाई इसको पास करें ना करें वो हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। देन हम इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो डिस्कस करेंगे वो है पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पोजीशन क्या होती है प्रेसिडेंट का, नॉट अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, नॉमिनल हेड। तो देखो जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है एक गुड़िया सी है प्यारी सी, उसके नाम पे हम सारा काम कर रहे हैं, और लेकिन असली काम कौन कर रहे हैं, जो उसके पीछे लोग हैं, ठीक है। तो पीछे लोग कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब वो काम कर रहे हैं। And the president is a constitutional head act on the advice of council of minister। तो देखो जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको सबसे ऊपर रखा है, भारत का प्रथम नागरिक है भाई, कमांडर इन चीफ है हमारे तीनों सेनाओं का, ठीक है। और उसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बहुत ज़्यादा, वो एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ दी है, ठीक है, मतलब उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमेशा काम किसके एडवाइस पे करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे, जो इसने अपॉइंट किया, उन्होंने ही अपॉइंट किया, बट किसने फेवर किया है उन्हें या फिर किसने कहा है, वो किया है प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो ऑलवेज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट इन सर्टेन, नॉट इन सर्टेन बट इन ऑल मैटर्स, ठीक है। एंड ही डिस्क्राइब एज अ सिंबल ऑफ द नेशन। और देखो इन्हें ना इसलिए डिस्क्राइब किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ नेशन। हमारे मतलब भारत को रिप्रेजेंट जैसे तिरंगा करता है, वैसे ही हमारे जो भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो हाँ यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। देखो मैं ना इसके बाद क्या करूँगी, आप एक पिन कर दूंगी पीडीएफ जिसमें सारे प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड होगा और प्रेसिडेंट का नाम लिखा होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि भाई क्रोनोलॉजी तो हर एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। उसमें खास करके यूजीसी नेट का तो फेवरेट है, फेवरेट भाई, मतलब इससे पहले वाला जब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आप इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, और क्वेश्चंस इस तरीके भी आए थे कि जो कि कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं वो अपने ऑफिस में ही उनकी डेथ हो गई थी, भाई ये सब क्वेश्चंस आए थे। लोकसभा में जो मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए ही आते हैं। तो मेक श्योर कि जो प्रेसिडेंट है वो सब रटे होने चाहिए और उनका टाइम भी रटा होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक के ये प्रेसिडेंट है और ये इनके काम रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया ढंग से पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, भाई रट लो तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। मैंने तो मतलब मेरे दिमाग में एक ये कंसेप्शन है कि इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है तो याद करना पड़ेगा, समझने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इंडियन पॉलिटी मुझे अच्छे से मुझे समझ में आती है क्योंकि मैंने एम लक्ष्मीकांत कई बार पढ़ी है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं भाई हिला के रख देते हैं, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट कब पास हुआ, प्राइवेट पर्स का एबोलिशन हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, तो भाई वो सारी डेट्स को ही याद करना पड़ेगा। मिज़ोरम को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, सिक्किम को कब मिला, तो ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें आपको हर हाल में रिमेंबर ही करनी पड़ेंगी। उनका कोई ऐसा नहीं है कि समझना है या कुछ और करना है।
ठीक है। तो ये चीज़ें तो भाई आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को याद कर लेना अच्छे से, हर प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए और उनका क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, पहले ये हैं, ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे लगा दोगे। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अगर उनके फीचर्स हैं तो वो फीचर्स भी आपको क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है। ठीक है, देन आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। प्रेसिडेंट को हमने आज डिस्कस किया है, कल हम और भी नेक्स्ट इसमें देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है, 1 लाइन। और जितनी भी अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड देन मेक श्योर कि आप उसको कमेंट सेक्शन में लगा दें, एंड आई विल पर्सनली आंसर योर डाउट। पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। अब तक हमने 3 यूनिट्स कवर कर ली, दिस इज़ द 7th यूनिट, और हम कल से 5th यूनिट को भी कवर करेंगे और उसको भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो आराम से, एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।